ओके है, हम आगे बढ़ते हैं उर्दू मकतूब निगारी के बाब में। आज की हमारी दूसरी शख्सियत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सीरत व शख्सियत को हम तफसील के साथ यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उनका जो शामिल निसाब मजमुआ है गुबार खातिर, उसके हवाले से अहम निकात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है असल नाम वो है मुहियुद्दीन, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्श। तारीख़ी नाम किस तरीके से निकाला जाता है, कल मैंने जिक्र किया था हरूफ अबजद का, इल्म जफ़र का, कि किस तरीके से तारीख़ विलादत और तारीख़ विलादत के मुताबिक नामों को रखा जाता था। किताबों के नाम भी जो होते थे वो जिस साल में वो तसनीफ़ हुई है किताब, उस साल के एतबार से नामों को रखा जाता था ताकि याद किया जा सके। तो आपका तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्श था, कुन्नियत है आपकी अबुल कलाम, तखल्लुस आपका आज़ाद था। वालिद माजिद का नाम है मोहम्मद खैरुद्दीन, वालिद माजिदा का नाम है आलिया बिन्त मोहम्मद, ज़ौजा है ज़ुलेखा बेगम। आपकी पैदाइश जो हुई थी 11 नवंबर सन 1888। 1888 आपको कई उदबा की ज़िंदगी में नज़र आएगा। 11 नवंबर सन 1888 को आपकी विलादत हुई। मकाम विलादत मक्कतुल मुकर्रमा, मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी विलादत होती है। वफ़ात आपकी हुई थी 22 फरवरी सन 1958 को, यानी कि आज़ादी के 11 साल बाद। आज़ादी हमको मिली थी 1947 में, पहले वज़ीर तालीम बनाए गए थे, 1958 में इंतकाल हुआ, यानी कि 11 साल तक के आप वज़ीर तालीम के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। मकाम वफ़ात दिल्ली और जामा मस्जिद के करीब आपको जो है आपकी तदफीन अमल में आई है। मुकम्मल हयात है 69 साल 3 महीने 11 दिन। मादरी ज़ुबान है अरबी, जबकि अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और तुर्की ज़ुबान पर ज़बरदस्त महारत आपको हासिल थी। अंग्रेज़ आपकी अंग्रेज़ी को सुनते तो अश अश कर उठते। आबाई वतन आपका दिल्ली है, हिंदुस्तान है। आपके इंतकाल के बाद में सन 1992 में, 58 में इंतकाल हुआ, 92 में आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, एजाज़ दिया जाता है। तो इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात थी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम है और उनकी पैदाइश यानी 11 नवंबर को जो है हम यौम तालीम मनाते हैं। 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका असल नाम क्या है? मुहियुद्दीन, वालिद बुजुर्गवार है मोहम्मद खैरुद्दीन, फ़िरोज़ बख्श जो कि उनका तारीख़ी नाम है, और यही नाम वालिद माजिद जो है पुकार कर कहते थे। मक्कतुल मुअज़्ज़मा में उनकी विलादत हुई। वालदा का ताल्लुक़ मदीने मुनव्वरा से था। सिलसिले नसब शेख जमालुद्दीन अफ़गानी से मिलता है, जो अकबर आज़म के अहद में हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान आते हैं, फिर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि मजबूरन उनको हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ता है, और फिर वो जब मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, उसी मकाम पर आज़ाद की जो है विलादत होती है। इसलिए उनके नाम के आगे जो मकाम में विलादत है वो आपको मक्कतुल मुकर्रमा नज़र आ रहा है। जी हाँ, यौम उर्दू मनाते हैं 9 नवंबर को इकबाल डे के हवाले से। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद को हिंदुस्तान से हिजरत करना पड़ी। कई साल जो है वो अरब में रहते, और इस तरीके से आज़ाद की विलादत मक्कतुल मुकर्रमा में होती, क्योंकि उनकी जो वालदा है या उनके जो वालिद की बीवी, उनका ताल्लुक़ मदीने मुनव्वरा से था, इसलिए वो वहाँ पर माइग्रेट होते हैं, वापस फिर हिंदुस्तान में आते हैं। और यही वजह है कि मौलाना का बचपन मक्का और मदीना की गलियों में गुजरा है। कुर्बान, क्या नसीबा है। जिन आँखों ने देखा है तैबा का मंजर, खुदा की कसम वो आंखें चूम लूँगा। जिन आँखों ने देखा है तैबा का मंजर, खुदा की कसम वो आंखें चूम लूँगा। और मौलाना का बचपन जो है वो शहर रसूल में गुजरा है, और इब्तिदाई तालीम जो है वालिद माजिद से हासिल की। फिर जामिया अज़हर मिस्र में चले गए। मिस्र में जो है आप तालीम हासिल करते हैं। 14 साल की उम्र में उलूम मशरिकी की तमाम तर किताबों का मुताला आपने कर लिया था। इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एक इल्मी घराने में आपकी विलादत होती है, तालीम हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, और 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उलूम मशरिकिया को हासिल कर लिया, और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक मंथली जरीदा या मैगज़ीन कह लीजिए, मंथली मैगज़ीन जो है वो जारी किया था। लिसानुस सिद्क जो है, सच्ची ज़ुबान, सच्ची आवाज़ जो है वो जारी किया था, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उसकी ज़बरदस्त तारीफ़ की थी। 1903 में मौलाना ने जो है ये जारी किया था, जिसको काफ़ी पज़िराई भी मिली। और इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी का अदबी सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है। 1912 में वो अल हिलाल को जारी करते, हफ्ता रोज़ा अखबार है। देखिए, लिसानुस सिद्क को जारी किया, नहरंग ख़याल को जारी किया, अल हिलाल को जारी किया, अल बलाग को जारी किया। उसकी पूरी तफसील, उसकी
पूरी फहरिस्त उसकी, मास्टर नोट्स कह लीजिए, बुलेट नोट्स कह लीजिए, ज़बरदस्त नोट्स कह लीजिए, जो अलग अलग नाम आप देना चाहते हैं वो भी आगे मौजूद है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 14 साल की उम्र में उन्होंने उलूम को हासिल कर लिया, 15 साल की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ को हासिल जारी कर दिया, माहवार जरीदा, तो उसके बाद फिर हफ्ता रोज़ा अल हिलाल को जारी कर दिया, जिसमें कौमी यकजहती को बताने की कोशिश की जाती रही। बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए, उसमें अहम कारनामा जो है ये अंजाम दिया है अल हिलाल ने। और अपनी तर्ज का पहला ये ऐसा अखबार था जिसमें हमीयत थी, जिसमें बेदारी थी, जिसमें अखुवत थी, जिसमें भाईचारगी का पहलू था, जिसमें तहरीक आज़ादी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मेल मिलाप है, गंगा जमुना तहजीब की तर्जमानी वो करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नहरंग ख्याल है, अल मिसबाह है, अल नदवा वगैरह रसायल भी जारी की और उनकी इदारत का फरीज़ा भी अंजाम दिया है। लेकिन पहली जंग आज़ादी के बाद जो है ना बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पर बरतानिया लगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर बरह रास्त मुल्कों का इंतज़ाम और इंसराम जो है बरतानिया के ज़ेर नगी आ चुका था। तो ऐसे में बहुत सारे सेंसरशिप को आयद कर दिया गया था कि अगर आपको अखबार निकालना है तो इतना डिपॉजिट करना होगा, ये लाइसेंस लेना होगा, और उतनी रकम को अदा करना वो हर किसी के लिए बस की बात नहीं थी। सर सैयद अहमद ख़ान जैसा नब्बाज़ कौम जो है वो घुटने टेक देता है, उतने पैसे वो जमा नहीं कर पाता है। जो स्कूल उन्होंने शुरू किया था और उनके इंतकाल के बाद उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है। तो आज़ाद साहब के साथ भी यही हुआ था और दूसरे जो अखबार वाले हैं उनके साथ भी यही हुआ था। मोहम्मद बाकिर को गोली मार दी जाती है, दबदबा सिकंदरी, रियाज खैराबादी वो तकलीफ़ और सौबतों को बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं। आज़ाद साहब भी जो कभी अल हिलाल निकाल रहे हैं, पहला दौर आता है, दूसरा दौर आता है, अल बलाग निकालते हैं, उसमें बंदिश लग जाती है। कलकत्ता की गलियों में रात के 2:30-3 बजे तक छुपते छुपाते कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, कभी यहाँ पर उस पम्फलेट को छापने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मामलात जो है उनके साथ हो रहे थे। तो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदी आयद कर दी जाती है और 1914 में प्रेस एक्ट के तहत अल हिलाल की इशाअत के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। तो अल हिलाल जारी हुआ था 1912 में और 1914 में उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। यही दौर जो है पहला दौर है अल हिलाल का। उसके बाद मौलाना ने जो है अल हिलाल पर पाबंदी लग गई तो मिशन रुकना नहीं चाहिए, है ना, काम रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, अल बलाग जारी कर दिया। अल बलाग का मकसद क्या था, जो अल हिलाल में मकसद था कौमी, मजहबी, सियासी, समाजी चीज़ों को बताना, उजागर करना, आपस में इत्तेहाद पैदा करना। वो ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम चेहरे की दो आँखों की तरह है, दोनों का साबित सालिम रहना ज़रूरी है। 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर रोक रहे थे, ये मसाजिद, ये मकाबिर, ये खानकाहें तुम किन के भरोसे पर छोड़ कर जा रहे हो, ये तुम्हारे आबा और अजदाद, तुम्हारे पूर्वजों की सरजमीन है, तुम्हें यहाँ रुकना होगा, तुम्हें यहाँ पर इनकी हिफाजत करना होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दे रहे थे। अल हिलाल से भी उन्होंने वही पैगाम दिया था, अल बलाग से भी वही पैगाम दे रहे थे और पूरे मुल्क में उनकी तहरीरों का, उनके अखबारों का जो है शोर व गलगला बुलंद होता है, मकबूलियत हासिल होती है। और फिर बरतानवी हुकूमत ने उनके दूसरे अखबार को भी डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन है 1914 का एक्ट था, ये डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट के तहत गैर कानूनी करार दे दिया, बंद कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब और दिल्ली में उनका दाखिला ममनू करार दे दिया जाता है। अब इसके लिए आपको पूरा वो समझना होगा किस तरीके से रियासतों का गठन हुआ था। जैसे महाराष्ट्र, जिससे मेरा ताल्लुक है, महाराष्ट्र 1947 में नहीं बना है, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही हुआ करता था, फिर वो बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम चलाई जाती है, 80-100 लोग जो है उसके अंदर कुर्बानी देते हैं। फिर बात यहाँ पर आकर अटक जाती है, जो सापुतारा जो गुजरात का हिस्सा है, जो हिल स्टेशन है, वो महाराष्ट्र को दिया जा रहा था और मुंबई जो है वो गुजरात लेने का ख्वाहिशमंद था। उसके ऊपर जो है काफ़ी कुछ तजाद होता है और बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक चली जाती है और ये बताया जाता है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है दो मुख्तलिफ ज़ुबानों का संगम है। जैसे गुजरात के जो इलाके थे वहाँ गुजराती बोलने वाले हैं, महाराष्ट्र के इलाके में मराठी बोलने वाले हैं। इनकी तहज़ीब जो है अलग है, ये उनकी तहज़ीब जो अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, बोल चाल अलग है। ये सारी
बातें थी, तहरीक चलती है, लोग कुर्बान होते हैं, फिर आखिर में डिसाइड होता है कि सापुतारा गुजरात को दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे गुजराती बोलने वाले हैं, मुंबई के इलाका महाराष्ट्र को दिया जाएगा, और भी उसके अंदर बहुत सारी डिटेल है। तो 1 मई 1961 को जो है 2 रियासतें बनती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ख़त्म किया जाता है, एक तरफ गुजरात बनती है और दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र का क़याम अमल में आता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये मैं आपको समझा रहा था कि ना सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया बल्कि उनको जेल भी भेजा जाता है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब और दिल्ली में आज़ाद साहब के दाखिले को जाने को बंद कर दिया जाता है। गोया कि अंग्रेज क्या है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने पर भी पाबंदी लगा रहे कि नहीं तुम जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते। यानी आप समझ रहे किस तरीके का माहौल था। इशारे किनारे में आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लिखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, इस तरीके की पाबंदी आज़ाद साहब के ऊपर आयद कर दी जाती है। उसके बाद फिर उनको रांची की जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। बिल आखिर 1 जनवरी 1920 तक आप जेल की सौबतों को बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो है अल हिलाल और अल बलाग बंद हो जाता है, लेकिन खिलाफत तहरीक, अब ये जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इन तमाम तर तहरीकों का आपको इल्म है। खिलाफत तहरीक जो शुरू की गई थी वो बहुत अहम तहरीक थी, मुसलमानों के हवाले से वो शुरू की गई थी। तहरीक रेशमी रुमाल, ये भी बहुत अहम तहरीक थी, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है स्वदेशी तहरीक, इसका आगाज़ किया गया था। तो मुख्तलिफ तरीके, और ये कोई नई बात नहीं, हम 7वीं 8वीं और 9वीं जमात में हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है गांधी जी से मुतासिर थे, गांधी जी का आप साथ देते हैं और सियासी एतबार से जो है आप मैदान में आते हैं। लेकिन अगर हम ख़त किताबत की या अखबार और रसाइल की बात करते हैं तो यही है, लिसानो सिद्क, वकील, पैगाम, अल हिलाल, अल बलाग, इन अखबारों से आप वाबस्ता थे। उसके बाद जो है पहले वज़ीर तालीम के तौर पर आज़ादी के बाद में जो है पहले वज़ीर तालीम के तौर पर आप काम करते हैं, और बहुत कुछ जो है नए चीज़ों को आज़ाद साहब ने पेश किया था। उसी की तफसीलात है। जो 5 साला मनसूबा है आज़ाद साहब ने बताया है। लाजमी और मुफ्त तालीम जो है आज़ाद साहब ने पेश की है, और आला तालीम के लिए उन्होंने बहुत सारी इदारों को कायम की है, अकादमियों को कायम किए। कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन सी अकादमियाँ है, अभी आगे चलकर मैं उसकी एक फहरिस्त भी आपको पेश करने वाला हूँ, जो आज़ाद ने शुरू किए हैं और जो आज़ाद साहब के नाम से मंसूब किए गए हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। जो पेपर की तैयारी आप कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो क़याम है वो आज़ाद साहब ने किया है। तो इस तरीके से आज़ाद साहब ने जो है मुल्कों के लिए बेइंतहा खिदमत अंजाम दी है, सियासी एतबार से भी, सहाफ़ती एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी, और इत्तेहाद और यगानगत के एतबार से भी जो है आप एक विज़न लेकर चलते थे। आपका एक मिशन था, आपका एक खुला जहन था, और ज़ुबान और बयान पर ज़बरदस्त महारत आपको हासिल थी। बचपन के अय्याम में उनकी बहन कहती है घर में जो अटैचिया संदूक होते थे उसको वो कतार पे लगा देते थे, बच्चों को जमा करते थे, उसके ऊपर वो खड़े रहकर तकरीर किया करते थे, और फिर वो कहते थे कि हटो 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 बड़े मौलाना आ रहे हैं, और इस तरीके से आज़ाद साहब निकल कर जाते थे। तो बच्चे तो आज के दौर के अंदर मोबाइल खेल रहे हैं, काचुली खेल रहे हैं, गिल्ला डंडी खेल रहे हैं, इट्टू डंडू खेल रहे हैं, और आज़ाद साहब बचपन में क्या खेलते थे, वो खड़े रहकर जो है वो तकरीर करते थे बच्चों के दरमियान में, और उनकी एक पर्सनालिटी थी, वो एक रहने का अंदाज था। हटो हटो एक बड़े मौलाना साहब तकरीर किया करते थे और अपनी बात को पेश करने की कोशिश किया करते थे। तो यही है कि बचपन से वो इस चीज़ों को इन चीज़ों पर काम करे। 1940 के बाद बरतानिया ने कांग्रेस की तजवीज़ को जो है मुस्तरद कर दिया। लाहौर इजलास में मुस्लिम लीग ने अलहदा मुस्लिम रियासत की जो है वो तजवीज़ पेश की थी कि अलहदा मुस्लिम रियासत का क़याम होना चाहिए। इसी साल रामगढ़ इजलास में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब होते हैं। उन्होंने मुस्तरिब होकर मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए की सख्त मुखालफत की थी। कहा था नहीं, हिंदुस्तान एक ही होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, दोनों आंखें, दोनों का साबित और सालिम रहना ज़रूरी है। मजहबी तफरीक को उन्होंने नुकसानदेह करार दिया था और मुसलमानों को ताकीद की कि वो मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान का वक़ार बरकरार रखने की कोशिश करे।
1940 में भी उनका यही ख्याल था, बाद में भी उनका यही ख्याल था, 47 में भी वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मकाबिर है, ये मकबरे है, ये मसाजिद है, ये खानकाहें है, ये तुम्हें आवाज़ दे रही है, इनकी हिफाजत आप कीजिएगा। इस तरीके से 1940 में भी आपने दो कौमी नज़रिए की ज़बरदस्त मुखालफत की थी। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद बरतानिया ने 1946 में तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया था। मौलाना आज़ाद ने आइन साज असम्बली के इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की क़यादत भी की थी, सदर भी चुने गए थे। छठे साल ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से मुज़ाकरात करने वाले वफ्द की क़यादत भी आपने की थी, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी थी, आपका एक डेप्थ नॉलेज आपके पास हुआ करती थी, आपकी अंग्रेज़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। अंग्रेज़ी के साथ साथ में वो विज़न आपके पास था कि वो कहना क्या चाह रहे। चीज़ होती है ना, दूरअंदेशी कह लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ तो शातिर कौम है, चालबाज है, मक्कार है, फरेबकार है, तो उनकी चालबाजी को समझना भी है, उनकी फरेबकारी को समझना भी है। वो लॉलीपॉप जो देते हैं कि लॉलीपॉप के अंदर जो मीठा जहर होता है वो शनाख्त करने वाला चाहिए, तो वो सारी दूरअंदेशी, वो जो जहाबानी के उसूल है वो आज़ाद साहब में मौजूद थे। और इस तरीके से उन्होंने जो है क़यादत की थी वफ्द की, और बतौर कायद के वो मंज़र आम पर आते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद होता है, लेकिन दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। तकसीम हिंद की वजह से फसादात होते हैं। नाजुक हालात में मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी संभाली। बंगाल, बिहार, आसाम और पंजाब के दौरे किए और उन्हें राहत का सामान फराहम करने की कोशिश की है। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतनी जो है अहम खिदमत अंजाम दी थी। मौलाना आज़ाद ने किताब लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद की जो जिद्दोजहद, इल्मी बसीरत, सियासी तदब्बुर और उनके कारनामों को पेश किया गया है। मौलाना आज़ाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ओहदे पर भी फायज़ रहे थे। कई मरतबा जेल जाना पड़ा है। जेल ही में उनके जो खतूत का मजमुआ है, गुबार खातिर अहमद नगर जेल की असेरी में वो मंजर आम पर आते हैं। उस पर भी अभी मैं आऊँगा, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने पेश करूँगा कि किस तरीके से उनकी आप बीती आज हमें अपनी जग बीती मालूम होती है, और वो पढ़ने से एहसास होता है। वो हमारी तारीख़ है, वो हमारी तहज़ीब है, वो बताता है कि उस दौर के हालात क्या थे, कवायद क्या थे, और किस तरीके से आज़ाद साहब ने अपनी बसीरत के ज़रिए से, बसारत के ज़रिए से हम तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की। इनकी इल्मी, अदबी, तहकीकी, सियासी, समाजी बातें हमें जो है गुबार खातिर के ज़रिए से मालूम होती है। अब ये वो सरकारी अदारे हैं जिनके हवाले से मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। 11 नवंबर को हम यौम तालीम मनाते हैं, और ये तालीम और सरकारी इदारे हैं जो आज़ाद साहब से मंसूब है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस न्यू दिल्ली, और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली। ये वो तालीमी इदारे हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब है। इसी तरीके से मैं जब तक पढ़ रहा था 2018 तक, 19 तक, मैं एक नाम और देखता था, मानव। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। क्या कहूँ, खामोश हूँ, बेबस हैं, लाचार है, मजबूर है, मकहूर है, मजलूम है, जो भी है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, वो मर्द का कलंदर, वो मर्द मैदान जिसने हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ पेश की है। जेलों में साल हा साल बसर किए हैं, सोबतों को बर्दाश्त किया है, कुल्फतों को सहा है, अपनों से दूरियां उन्होंने झेली है, कभी यहाँ कभी वहाँ कि कैद तन्हाई को उन्होंने बसर किया है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो फेलोशिप जो स्टूडेंट्स को दी जाती थी, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती थी कि तुम नेट के एग्ज़ाम पास करो, अगर तुम्हें JRF नहीं मिला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग तुम्हें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप देंगे। नियर अबाउट सेम ही होती थी जो JRF की अमाउंट होती है। JRF की अमाउंट वेरी करता है, 25,000 से 40,000 के दरमियान होती है। JRF बाद में SRF में तब्दील होता है, उससे बस 1,000-2,000 रुपये कम होती थी मानव।
बंद कर दिया गया, नहीं देंगे हम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रूह से माजरत के साथ ये बात मैं उस वक्त भी मैंने कहा था, आज से 5-7 साल पहले जब बंद की गई थी। मौलाना आज़ाद, अगर फेलोशिप बंद करना है सिर्फ एमए की वजह से, मौलाना आज़ाद की वजह से, हटा दो ना मौलाना आज़ाद। XYZ कुछ भी नाम लगा दो यहाँ पे, जो आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मत बंद करो फेलोशिप। पहली चीज तो फेलोशिप भी बंद मत करो, नाम भी तब्दील मत करो। लेकिन अगर नाम तब्दील करने का जैसा ट्रेंड चल रहा है तो नाम तब्दील कर दो, लेकिन फेलोशिप बंद मत करो। ये अधिकार है आपका, ये हक है हमारा। अगर मैं दूसरे तीसरे नंबर पर आता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जो 1 नंबर को JRF मिल रहा है उससे कम लियाकत है। हाँ, कुछ कम है, लेकिन मैं नाकारा नहीं हूं, नालायक नहीं हूं। मुझे मानव का जो अधिकार मिल रहा था वो मिलना चाहिए। लेकिन हर बार यही होता है, बाज मर्तबा आवाज सदा बसहरा साबित होती है। आवाज लगाने वाला नजर तो आता है, आवाज पर लब्बैक कहने वाले नजर नहीं आते। कल भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा है। हम सिर्फ अपने दिल में कहते हैं, निजी महफिलों में कहते हैं, हाँ सर अच्छा बोल रहे हैं, हाँ वो आलिम साहब अच्छा बोल रहे हैं, हाँ वो रिसर्च स्कॉलर अच्छा बोल रहे हैं। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं होगा, साथ देना होगा, आवाज पे आवाज मिलाना होगी, लब्बैक कहना होगा, आगे बढ़ना होगा। चलिए वापस आता हूँ, वरना बहुत फिर आगे मैं निकल जाऊंगा। तो ये वो इदारे हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब है। ये उनकी अदबी का विषय है। तहरीक आज़ादी, इंसानियत मौत के दरवाजे पर, गुबार खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, मसला खिलाफत, गजबनाक महबूबा, सदाए रिफ़त, दर्स वफा, कौल फैसल। इसके अलावा भी एक तवील फहरिस्त, मैं डायरेक्ट वो फहरिस्त आपके सामने पेश करता हूँ, आप इसको देख लीजिए। हकीकत, ईमान व कुफ्र, निफाक। अब देखिए, जो मजहबी रसाइल है इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सीरत इमाम अहमद बिन हम्बल, रिसाला अलहाफुल हल्फ, मुसलमान औरत, अफसाना हिजर विसाल, अरकान इस्लाम, खुतबात आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ाद की कहानी, ये खुद नविश्त है, मलियाबादी ने इसको मुरतब की है। सीरत नबिया, शरानामा वसीयत, है ना, ये अरबी वाले थोड़ा सा मेरी रहनुमाई कर दे। हकीकत सलात, आज़ादी हिंद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी आज़ादी का तस्वुर, कौल फैसल, गुबार खातिर, तहलुस सआदतैन, मुकद्दमे तफसीर, सीरत हज़रत शाह वली असर मुहद्दिस देलवी, सदाए हक, मसले खिलाफत, अल बैरूनी और जोग्राफ़ी आलम, इंसानियत मौत के दरवाजे पर। ये कुछ किताबें हैं जो आज़ाद साहब के हवाले से बताई जाती है। अब अखबार और रसाइल का जो पहला दौर, जो मैंने जिसका जिक्र अभी पीछे किया था, पहला दौर जुलाई 1912 1914, क्योंकि 1914 में जो एक्ट आता है उसकी वजह से अल हिलाल को बंद कर दिया जाता है। अल बलाग शुरू करते हैं 1915 से 1916 तक, फिर उस पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी जाती है। तीसरा दौर अल हिलाल का दोबारा है, जून 1927 से नवंबर 1927 तक, महज 6 महीनों के लिए। महानामा नैरंग आलम कलकत्ता से, इसके भी सिर्फ चंद शुमारे ही निकल पाए थे। महानामा अल मिसबाह कलकत्ता से, ये भी सिर्फ चंद शुमारे निकल पाए थे। महानामा लिसानुसिद्क, ये तो पहले निकाला गया था, कम उम्र में निकाला गया था। हफ्तावार पैगाम निकाला गया था। तर्जमानुल कुरान निकाला गया था। तो इस तरीके से अखबार और रसाइल की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं आपके शामिल निसाब मजमूए के ऊपर, मकतूब के ऊपर, खुतूत के मजमूए, गुबार खातिर पर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमूआ है। उनके जो दोस्त है नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी कौन थे? बिकमपुर के रईस थे, नवाब थे। उनके नाम ये खुतूत लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए? अहमदनगर की जेल में लिखे गए। कब तक लिखे गए? 1942 से 1945 के दरमियान वो अहमदनगर की जेल में कैद तन्हाई में थे, वहाँ पर उन्होंने ये खुतूत लिखे हैं। और एक बड़ा हिस्सा कैदोबंद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी का गुजरा है। और इस तरीके से उन्होंने ये लिखे है कि जो भी उनके दिल का गुबार है, ख़यालात है, उन तमाम तर ख़यालों को उन्होंने ख़त के ज़रिए से निकालने की कोशिश की है। यही है कि उन्होंने गुबार खातिर का नाम इसको दिया है। गुबार खातिर, गुबार कहते हैं मैल को कह लीजिए, दिल को कह लीजिए। खातिर दिल को कहते हैं, गुबार गर्द को कहते हैं, खातिर मतलब दिल। तो दिल का जो ख्याल है, दिल का जो मैल है, या दिल का जो गर्द है, दिल के जो तासुरात है, उन तमाम तरह तसव्वुरात को
उन्होंने गुबार खातिर में खतूत की शक्ल में जो है महफूज करने की कोशिश की है। अब गुबार खातिर में जो है कितने खतूत हैं, तो गुबार खातिर के अंदर 24 खतूत हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान में नवाब रईस भिकमपुर को ये खतूत उन्होंने लिखे थे। आज़ाद साहब जो है इसको शाये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये खतूत मकतूब इलैह तक, मकतूब इलैह जिसके नाम लिखे गए उन तक कभी पहुँचे भी नहीं थे। किताबी शक्ल में आज़ाद साहब खुद कहते हैं ये तमाम निजी खतूत, ये खतूत निजी खतूत थे और इस ख्याल से नहीं लिखे गए थे कि शाये किए जाएंगे। लेकिन रहाई के बाद जब मौलवी मोहम्मद अजमल खां साहब को इनका इल्म हुआ तो उन्होंने ज़िद की और एक मजमूए की शक्ल में इसको शाये किया गया। गुबार खातिर को पहली मरतबा मोहम्मद अजमल खान ने तरतीब दिया, मई 1946 में शाये किया। ये सवाल पूछा जा चुका है। नेट जून 2019 में मालिक राम का मुरतब किया हुआ गुबार खातिर पहली बार 1947 में शाये हुआ है। तो अजमल साहब का 46 में, मालिक राम को जो है 47 में हुआ है। और तमाम खतूत जो है आज़ाद ने शेरवानी के साहब के नाम लिखे थे। 24 के 24 जो खतूत है वो सब के सब नवाब रईस भिकमपुर के नाम जो है लिखे गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर का, गुबार खातिर जो नाम रखा है उसके बारे में क्या लिखते हैं, ये बहुत अहम नुक्ता है। क्या लिखते हैं, मीर अजमतुल्लाह बेखबर बिलग्रामी ने एक रिसाला गुबार खातिर लिखा था। ये नाम उनसे मुस्तार लेता, उधार लेता, मतलब ये रिसाला इस नाम से पहले आ चुका था, अब उसी को मैं मुस्तार ले रहा हूँ, उनसे उधार ले रहा हूँ और अपने जो है मजमूए का नाम भी गुबार खातिर लिख रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के खुतूत में 5वें सलेबी जंग का तफसीली जायज़ा लिया। सलेबी जंग ईसाइयों की जो जंग होती है, सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो सलेबियों से जंग की थी उसे भी सलेबी जंग कहा जाता है। तो 5वीं सलेबी जंग के हवाले से बात की है। और इस खुतूत में आज़ाद ने 700 अशार का इस्तेमाल किया है। सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब के खुतूत का इस्तेमाल किया, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। गुबार खातिर में शामिल पहला ख़त 10 अगस्त 1942 का है और आखिरी ख़त 16 सितंबर 1943 का है। और कन्हैया लाल कपूर के इंशाइये का नाम भी है गुबार खातिर। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन निकात को आप याद कर लीजिएगा, अजबर कर लीजिएगा। गुबार खातिर के 24 खतूत में से 4 ख़त किला अहमदनगर से बाहर लिखे गए, बाकी के 20 ख़त जो है किले के अंदर लिखे गए। अभी हमने डेट देखी किस डेट से किस डेट तक लिखे गए। 2 ख़त श्रीनगर में, ये जो 4 ख़त है ना, 2 ख़त श्रीनगर में, 1 ख़त शिमला में और 1 ख़त नागपुर में लिखा गया था। तो ये 4 ख़त थे, ये 20 ख़त थे। इस तरीके से 24 ख़त गुबार खातिर में मौजूद है। गुबार खातिर का सबसे छोटा ख़त पहला है और सबसे बड़ा ख़त 24 नंबर का। आसान है याद रखना, स्टार्ट जो हो रहा है वो छोटा है, ख़त्म जहाँ पर हो रहा है वो बड़ा है। गुबार खातिर में 2 ख़तों में खुदा की हस्ती पर तफसील से बात की गई है, ख़त नंबर 12 और ख़त नंबर 13 में। ख़त नंबर 17 में अनानियत का सिक्का, इस पर बात की गई है। और ख़त हिकायत जागो बुलबुल, इसका जो जिक्र आया है वो ख़त नंबर 18 में आया है। और चिड़िया चिड़े की कहानी जो है 19 नंबर में आई है। ये एक थोड़ी सी मुमासलत नज़र आती है, जैसे 12-13 में उसी तरीके से 18-19 में है। जागो बुलबुल जो है वो 18 में है और चिड़िया चिड़े की कहानी जो है 19 में है। ख़त नंबर 15 में चाय के हवाले से बात की गई, ज़बरदस्त ख़त है, ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ भी लिया होगा क्योंकि यूजी और पीजी में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है। ख़त नंबर 12 में जो है अहमदनगर के किले में बावर्ची का जो किस्सा है वो बताया गया है। चिड़िया चिड़े की कहानी में वो कलंदर का जो जिक्र है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। पूरी किताब में कोई 700 अशार है और 24 खतूत हैं। गुबार खातिर में तकरीबन 2 दर्जन शोरा के शेर और मिसरे इस्तेमाल किए गए हैं। और लिखने वाले आज़ाद साहब 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल होता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब उनकी जो तदफीन अमल में आई है। तो इस तरीके से आज उर्दू मकतूब निगारी के हवाले से हमारी ये क्लास मुकम्मल होती है और दोनों शख्सियत को हत्तल इम्कान हमने पढ़ाने की कोशिश की है। बावजूद इसके आपको महसूस होता है कुछ कमी रह गई हो, किताबों की मदद से आप दूर कर सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब भी आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला।